और आज की वीडियो होने वाली है जेजेके के बिगेस्ट मैनिपुलेटर के ऊपर, यानी केंजाकू के ऊपर, कि आखिर वो कलिंग गेम स्टार्ट कैसे करेगा, कलिंग गेम के दौरान क्या करेगा और उसका एंड कलिंग गेम के दौरान ही कैसे होता है। अब जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है उन लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे होता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है मांगा, यू विल बी शॉक्ड कि इतने खतरनाक बंदे का एंड कितनी जल्दी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। यार तुमने जेजेके के सीजन 3 के रीसेंट एपिसोड यानी एपिसोड 4 में तो देखा ही होगा कि कैसे तेंजन के पास 2 सॉर्सर रुक जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी सॉर्सर्स अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं, जिनके बारे में तुम्हें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि ये वीडियो केंजाकू के ऊपर है, तो इस दौरान केंजाकू उन सारी कॉलोनीज से जिसमें कि कलिंग गेम होने वाला था, नॉर्मल लोगों को बाहर निकाल रहा था। अब ऐसा क्यों है, जिन्होंने एपिसोड 4 देखा है समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो मान लो ये कलिंग गेम का एक रूल है, ऐसा करना ही पड़ता है। एंड इसके बाद दिखाई जाती है हमें सिर्फ फाइटिंग फाइटिंग एंड ओनली फाइटिंग, लगभग 20 से 25 चैप्टर तक, जिसमें से कि सबसे पहली कॉलोनी हमें दिखाई जाती है टोक्यो नंबर 1, और इस कॉलोनी में जाते हैं मेगुमी और यूजी, जिनकी फाइट्स तुम इन दोनों वीडियोस में देख सकते हो। इसके बाद हमें दिखाई जाती है सेंडाई कॉलोनी, जिसमें कि अकेला यूटा गया होता है और लिटरली पूरी कॉलोनी को बंदा अकेला कॉन्कर कर लेता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस दौरान बंदा ऑल आउट भी नहीं जाता। सही में यार स्ट्रॉन्गेस्ट तो बोल सकते हैं इसे गोजो के बाद, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पता नहीं वो फील ही नहीं आता इससे। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, लेट मी नो इन कमेंट्स। और रही बात फाइट की, तो तुम्हें वो इस वीडियो में दिख जाएगी जेजेके प्लेलिस्ट में। इसके बाद हमें टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी दिखाई जाती है, और इस कॉलोनी में आई थिंक कलिंग गेम की बेस्ट फाइट होती है, यानी हकारी वर्सेस काशिमो, और इस तगड़ी फाइट को तुम इस वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद हमें साकुराजिमा कॉलोनी दिखाई जाती है, जिसमें कि माकी और कामो ये दोनों आए होते हैं, और इनकी फाइट होती है नाओया से। जी हाँ, यही बंदा जिसको कि वैसे तो हमने इस वीडियो में मरते हुए देखा था, लेकिन ये बंदा कर्स बन जाता है। और इसके पीछे का रीजन हमें ये दिया जाता है कि अगर किसी सॉर्सर को बिना कर्स टूल के मारा जाए, जैसा कि इसके साथ हुआ था, माकी की माँ ने नॉर्मल ड्रैगर से ही तो मारा था इसे, तो वो सॉर्सर कर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कितना खतरनाक कर्स बनता है वो तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये सारे सॉर्सर्स रीग्रुप कर जाते हैं अपने अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद, और इनके साथ कुछ और सॉर्सर्स भी हाथ मिला लेते हैं। अब डिटेल में क्या क्या होता है वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे केंजाकू जो चीज़ कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। लिटरली वो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग सेट कर लेता है, और हमें ये रिवील होता है कि ये प्रेसिडेंट जैसी बड़ी बड़ी पोजीशंस के लोग हैं, ऑब्वियसली जापान के, और इन लोगों को केंजाकू सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा होता है। कर्स क्या होते हैं, जुजुत्सु सॉर्सर्स क्या होते हैं, कर्स एनर्जी क्या होती है, एंड एज अ प्रूफ वो ग्लासेस के थ्रू जो कि माँ की यूज़ करती थी उनके थ्रू कर्सेस को दिखाता है, एंड सॉर्सर्स की लड़ाई को दिखाता है, जिस चीज़ को वैसे तो सब मजाक में ले आ रहे थे, लेकिन ये बंदा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का हेड था। ये समझ जाता है कि कर्स एनर्जी प्योर और क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको कि ये गवा नहीं सकते। और जब वो गोजो को देखता है तो अकॉर्डिंग टू हिम वो एक पूरी कंट्री को पावर दे सकता है अपनी कर्स एनर्जी के थ्रू। इसके बाद केंजाकू कलिंग गेम के बारे में बताते हैं उन्हें कि ये होने वाला है, और इसमें काफ़ी सारे सॉर्सर्स फाइट करेंगे, जिसकी वजह से कर्स एनर्जी निकलने वाली है, और क्योंकि ये सब फाइट करेंगे तो ये कमजोरी पड़ेंगे, जिस वजह से तुम इन सबको पकड़ के उन सब पर रिसर्च कर सकते हैं कि कर्स एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, जिस पे वैसे तो प्रेसिडेंट मना करता है, लेकिन एट द एंड वो मान ही जाता है। अब वैसे तो ये सब सोर्सर्स को इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं समझ रहे थे, मतलब ये समझ रहे थे कुछ लोग जाएंगे जो कि ट्रेंड होंगे, उन सबको पकड़ के ले आएंगे, लेकिन जब केंजाकू अपनी पावर की छोटी सी ग्लिम्स दिखाता है तब इन्हें समझ में आता है कि सॉर्सर्स क्या चीज़ है। इसके बाद इनके बीच में क्या डिस्कस होता है ये दिखाने की जगह हमें दिखाई जाती है केंजाकू की फाइट यूकी और चोजो से, क्योंकि जैसा तेंजन ने सोचा था वैसा ही होता है। केंजाकू तेंजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने आया होता है उसके तोम्बो में, और उसका पहले से ही सामना करने खड़ा होता है चोजो, लेकिन उसे देख के केंजाकू का मुंह बन जाता है, और वो उससे ये पूछता है कि तेंजन कहाँ है, और वो केंजाकू से रिप्लाई में ये बोलता है कि लगता है वो टॉकिंग थम तुझसे बात नहीं करना चाहता, तो मैं ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते ना इसलिए। जिसकी रिप्लाई में केंजाकू ये बोलता है उससे, तो लगता है तुम्हें डिस्पोज करना ही पड़ेगा, प्लीज डू ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि कलिंग गेम ऑलरेडी अपना पर्पस फुलफिल कर चुका है, एंड ऑल दैट्स लेफ्ट इज प्रिपरेशन फॉर मर्जर। जो सुन के चोजो शॉक्ड, और वो यही सोच रहा होता है कि यूजी और बाकी के सारे लोगों के साथ हुआ क्या,
क्या कर रहे हैं वो। इसके बाद केंजाकू चोजो को एक्सप्लेन करता है कि उसका प्लान क्या है और उसके लिए वो क्या क्या करेगा। और जो वो बोलता है एग्जैक्टली सेम तेंजन ने बताया था सारे सॉर्सरर्स को इस वीडियो में कि वो मर्ज करना चाहता है पूरी ह्यूमैनिटी को तेंजन के साथ। और पूरी ह्यूमैनिटी से मेरा मतलब है पूरी ह्यूमैनिटी, स्टार्टिंग विद जापान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसा वो किस लिए कर रहा है? सो डैट वो ये जान सके कि इवॉल्व्ड सॉर्सरर जो कि तेंजन था ह्यूमंस के साथ मिलके किस तरीके की कर्स एनर्जी किस तरीके के बीइंग में कन्वर्ट होगा। एंड दैट्स व्हाई उसकी एक्सपेक्टेशन चोजो और उसके भाइयों से काफी ज्यादा थी, यानी हाफ ब्रीड बिटवीन ह्यूमंस एंड स्पिरिट्स। लेकिन वो सब ऑर्डिनरी निकले, जिस पे चोजो भी लगा ओए मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द नहीं। बंदा ये सोच सोच के ही क्यूरियस हो रहा है कि तेंजन के मर्ज होने के बाद किस तरीके का क्रिएचर जन्म लेगा। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो खुद को एक बच्चे की तरह समझता है जिसके की हाथ में क्रियॉन है और सामने है एक ब्लैंक शीट। देख रहे हो, बंदे ने इतनी तबाही मचा दी और खुद को बच्चा बोल रहा है। जिसके बाद चोजो उससे ये बोलता है कि भैया तुम चाहते क्या हो, क्या मोटिवेशन है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब। तो इसके जवाब में केंजाकू सिर्फ एक चीज बोलता है, आई एम फैसिनेटेड। यानी बंदे को सिर्फ क्यूरियोसिटी है कि आखिर होगा क्या उस मर्जर के बाद, दैट्स ऑल। जिसके जवाब में चाजो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि मान लो उस मर्जर के बाद सारे ह्यूमंस क्लाउन फेस बन जाते हैं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जिस पे केंजाकू भी लाइक मुझे हंसी आएगी और क्या। और ये सुनते ही चोजो पियर्सिंग ब्लड अटैक करता है केंजाकू पे, जिससे केंजाकू बड़े ही स्मूथली बड़ी ही इजीली बच जाता है। इनफैक्ट साथ ही साथ उस पर एक कर्ज भी छोड़ देता है। और इसके तुरंत ही बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है इन तीनों की मीटिंग, जिसका की ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे केंजाकू का सामना करा जाए अगर वो यहाँ पर आता है तो। जिसके लिए चोजो प्रपोज करता है कि उसे अकेला लड़ना चाहिए उसके साथ। जिस पे यूकी भी लाइक यू विल डाई। जिसकी रिप्लाई में चोजो ये बोलता है कि फिर तुम्हारे हिसाब से क्या हम दोनों को एक साथ लड़ना चाहिए उससे? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम फाइट के दौरान एक दूसरे के रास्ते में आएंगे? और ये सुन के यूकी चुप। इसके बाद चोजो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मुझे पहले जाने दो उससे अकेले फाइट करने के लिए, जिससे कि उसकी जो कर्स टेक्निक्स हैं, कौन कौन से कर्सेज हैं उसके पास, ये सब कुछ रिवील हो सके। एंड देन यू शुड एंटर द फाइट। और अगर चोजो उसका डोमेन यूज कराने में कामयाब रहता है तो राइट आफ्टर यूजिंग हिज डोमेन वो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर पाएगा ढंग से, तब यूकी को एंटर करना चाहिए। अब स्ट्रेटेजी तो तगड़ी थी, इसलिए यूकी भी एग्री कर जाती है कि हाँ प्लान तो अच्छा है, लेकिन स्टिल वो दोबारा बोलती है चोजो से यू विल डाई। लेकिन चोजो को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो अपने भाई अपनी माँ का बदला ले सके केंजाकू से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें चोजो तो स्टार्टिंग से ही अपना 100% देता है, लेकिन केंजाकू सिर्फ अपनी कर्स मैनिपुलेशन ही यूज कर रहा होता है, और वो भी लो लेवल कर्सेस को। और रही बात हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो उसमें भी केंजाकू चोजो को ओवर पावर कर रहा होता है। और जब एक अटैक के दौरान ऐसा लगता है कि फाइनली चोजो ने केंजाकू को डैमेज पहुंचा दिया है, तो ये रिवील होता है कि केंजाकू ने एक कर्स की हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। इसका चोजो केंजाकू से पूछता है कि मुझे ये बताओ यूजी हम सब की तरह नहीं है, यानी मेरे और मेरे ब्रदर्स की तरह, जिनको कि तुमने काफी साल पहले छोड़ दिया था, तुम्हारे पास जरूर उसके लिए कोई ना कोई प्लान है ना? तो इसकी रिप्लाई में केंजाकू बड़ा ही ऑब्वियस सा फेस बनाते हुए ये बोलता है आई डोंट रियली हैव एनी कॉन्क्रीट प्लान फॉर दैट थिंग, क्योंकि उसका रोल था एक वेसल की तरह यूज हो रहा, जो कि वो बखूबी निभा रहा है। एंड फर्दर मोर, जब तक यूजी के अंदर सुकुना प्रेजेंट है और कर्सेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं इंसानों के साथ, फाइट कर रहे हैं सॉर्सर्स के साथ, ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगी। और तभी अचानक से चोजो केंजाकू पे पियर्सिंग ब्लड के थ्रू अटैक कर देता है फिर से, जिससे केंजाकू अगेन बड़ी ही आसानी से बच जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर है, तो नहीं, क्योंकि जब यूजी और चोजो की फाइट हुई थी तो यूजी के फुल कंसंट्रेशन के बावजूद, उसकी फिजिकली ब्लेस्ड बॉडी के बावजूद, वो इन अटैक्स को डॉज तक नहीं कर पा रहा था। और यहाँ देखो केंजाकू को, बंदे को ये अटैक बोरिंग लग रहा है। और इस अटैक के बाद चोजो केंजाकू से ये बोलता है यूजी जब तक जिंदा है, हाँ रॉन्ग, जब तक तू जिंदा है नोरितोशी कामो, तब तक ये साइकिल खत्म नहीं होगी, क्योंकि तू ही है इस सब का सोर्स, इस पूरी पनौती, इस पूरी कयामत का सोर्स। एंड देन गेस व्हाट, केंजाकू के घर से चुपचाप चोजो के पैरों को जकड़ लेते हैं, आई मीन लेफ्ट लेग को जकड़ लेते हैं, जो देख के चोजो शॉक्ड, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केंजाकू ने अपने कर्ज इधर उधर बिखेर दिए हैं। और इससे पहले कि चोजो उन कर्सेस का कुछ करता, तभी उस पर एक बहुत तगड़ा मौका पड़ता है केंजाकू का। और क्योंकि ये एक क्लीन हिट था तो चोजो के धुएं उड़ जाते हैं, बंदा होश खोने वाला होता है अपना। इसके बाद केंजाकू पैरों से कुचलते हुए उसे ये बोलता है कि मुझे पता है
मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम एक वैनगार्ड की तरह काम कर रहे हो सो डैट मेरी कर्स टेक्निक रिवील कर सको यूकी के सामने। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ कर्स मैनिपुलेशन से हराऊंगा, और वो भी सिर्फ लो ग्रेड कर्सेस को यूज करके। उससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यू ऑल आर फेलियर्स। और तभी चोजो केंजाकू का पैर पकड़ लेता है, लेकिन केंजाकू आसानी से उसकी पकड़ से छूटकर एक बहुत ही खतरनाक कर्स के थ्रू अटैक करता है। एंड इफ यू रिमेम्बर, इसी कर्स के थ्रू केंजाकू ने यूजी की बहुत बुरी हालत कर दी थी, और सेम एग्जैक्टली सेम वो उसके भाई चोजो के साथ भी ऐसे ही करता है। अब ये करते हुए केंजाकू चोजो से ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर किसे कहा जाता है? द पर्सन हु कैन ओवरथ्रो होल कंट्री सिंगल हैंडेडली, जिसमें कि ऑब्वियसली गोजो आता है, बट साथ ही साथ गेटो भी आता है, क्योंकि कर्स मैनिपुलेशन की हेल्प से तुम एक पूरी आर्मी बना सकते हो मॉन्स्टर्स की। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए केंजाकू ये भी बोलता है कि भले ही मैं तुम पे लो लेवल कर्सेस यूज कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर उन्हीं कर्सेस को मैं अपनी कर्स एनर्जी से इम्ब्यूड कर दूं, तो वो कर्सेस ग्रेड 1 सॉर्सरर को भी संभाल सकते हैं, इवन मार भी सकते हैं। अब क्योंकि चोजो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था, तो इसलिए तेंजन का रिएक्शन होता है यूकी की तरफ कि क्या उसे अब जाना चाहिए, मतलब यूकी को बैटल में उतरना चाहिए। लेकिन स्टिल यूकी अभी भी मना करती है कि नॉट येट, क्योंकि अगर वो इस बैटल में अभी एंटर करी तो चोजो का पहले जाना, उसका इतनी मार खाना सब वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ चोजो अपने आप से काफी ज्यादा निराश होते हुए ये बोल रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो एक बड़े भाई के तौर पर फेल हुआ अपने भाइयों को ना बचा पाके, और जब उनकी मौत को अवेंज करने की बारी आई, जिस बंदे की वजह से वो मरे हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अपने सो कॉल्ड फादर पे सिंगल हिट भी लैंड नहीं कर पा रहा है। क्या सही में वो एक बड़ा भाई कहलाने के लायक है? और यही सब सोचते हुए उसके माइंड में फ्लैश होते हैं उसके तीनों भाई, जिसके बाद अचानक से उसमें जोश आ जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है फिर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद समाव उसे फील होता है कि उसके तीनों भाई उसे पुश कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं एक तगड़ी फाइट देने के लिए और केंजाकू की सीक्रेट टेक्निक रिवील करने के लिए। जिसके बाद चोजो केंजाकू पर फिर से पियर्सिंग ब्लड के थ्रू अटैक करता है, लेकिन केंजाकू आसानी से उसे डॉज कर लेता है, ये बोलते हुए कि पियर्सिंग ब्लड इट इज वेरी इजी टू काउंटर अगर तुम पहला अटैक डॉज कर लो, क्योंकि फिर चाहे तुम कितना भी मैनिपुलेट करो इस अटैक को, डायरेक्शन चेंज करो, इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो ही जाती है। और केंजाकू सिर्फ ऐसा बोलता नहीं है, बंदा बड़े ही आसानी से छोटे मोटे कर्सेस का यूज करके सारे अटैक्स से बच रहा होता है चोजो के। और तभी केंजाकू नोटिस करता है कि चोजो अपने ही भाई की टेक्निक यूज कर रहा है, यानी इस बंदे की टेक्निक। लेकिन स्टिल केंजाकू को थोड़े ही टाइम में समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक इमिटेशन है, यानी सिमिलर जरूर है टेक्निक, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। जिस वजह से केंजाकू ना सिर्फ उस टेक्निक के अटैक से बचता है, साथ ही साथ काउंटर अटैक में चोजो पे 3-3 कर्स भी छोड़ देता है और दूर बैठकर आराम से तमाशा देखता है। बट स्टिल चोजो समहाउ मैनेज करता है, उन सारे कर्सेस को एक्सोर्साइज करता है। एंड शॉकिंग फॉर केंजाकू अपने ब्लड मैनिपुलेशन का बड़े ही अलग तरीके से यूज करता है। बंदा लिटरली अपने हाथ को अलग करके उसको अपने ब्लड मैनिपुलेशन के थ्रू कंट्रोल करके केंजाकू को पकड़ के अपने पास लाता है और एक तगड़ा पंच पेलता है उसके मुंह पर। लेकिन स्टिल केंजाकू पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। जिसके बाद चोजो फिर से अपने भाई की टेक्निक यूज करता है, जिसपे केंजाकू भी बोलता है कि भैया बताया ना, ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर और स्लो है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम, ये अटैक उसके छोटे भाई का नहीं, उसका था, नेम्ड एज सुपरनोवा, जिसमें कि वो कंप्रेस्ड ब्लड ऑर्ब्स को अपोनेंट के पास ले जाता है और इन एन इंस्टेंट वो उन ब्लड ऑर्ब्स पे जो प्रेशर लग रहा है उनको रिलीज कर देता है, जिस वजह से सुपरनोवा की तरफ फटते हैं काफी सारे ब्लड ऑर्ब्स तुम्हारे अपोनेंट पे, तुम्हारी यानी चोजो के अगेंस्ट में जो अपोनेंट है उस पे। इस वीडियो में देखा ही होगा यूजी पे इस्तेमाल किया था इसने। बट इस अटैक के बावजूद भी केंजाकू पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। लेकिन गैस व्हाट, केंजाकू ने इस बार कोई कर्स यूज नहीं किया था बचने के लिए, उसने कोई और ही टेक्निक यूज की थी। और यहीं पे चोजो का मोटिव पूरा हो जाता है। केंजाकू की सीक्रेट जो टेक्निक है, जो कि उसने किसी को नहीं दिखाई है, वो रिवील करने का, जिससे केंजाकू भी कितना ज्यादा इरिटेट होता है तुम देख ही सकते हो। और उसकी टेक्निक रिवील होने के बाद तुरंत ही वहां पे एंट्री होती है यूकी की, जो कि ऑब्वियसली चोजो की तारीफ कर रही होती है। अब यूकी की फाइट में एंटर करते ही चोजो रिलैक्स हो जाता है और आराम करने चला जाता है। और इसके बाद शुरू होती है अ बैटल बिटवीन 2 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स। अब फाइट शुरू होने से पहले यूकी तो बैटल स्टैंस लेती है, लेकिन केंजाकू ये सोच रहा होता है कि क्योंकि यूकी एक स्पेशल ग्रेड है तो उसे लगाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कम से कम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसकी कर्स टेक्निक से रिलेटेड। लेकिन कुछ भी नहीं मिला उनसे उसे। इसलिए केंजाकू दूर से ही अपना एक स्पेशल ग्रेड कर्स रिलीज करता है
और उसके थ्रू वो यूकी पे दूर से ही अटैक करने की सोचता है, क्योंकि यूकी की कर्ज टेक्निक नहीं पता थी ना उसे। लेकिन यूकी अपनी शिकिगामी को एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करती है और सिर्फ एक किक से उस कर्ज के चीथड़े उड़ा देती है। एंड पॉइंट टू बी मेंशन, ये कर्ज स्पेशल ग्रेड कर्ज था और इसी वजह से केंजाकू के होश उड़ जाते हैं ये देखकर। और इसके बाद आई डोंट नो व्हाई यूकी खुद ही अपनी कर्ज टेक्निक रिवील कर देती है, जो कि है मास। यानी वो किसी भी चीज का मास कभी भी चेंज कर सकती है। आई रिपीट, मास चेंज कर सकती है, ना कि वेट। और ऐसे ही अपनी कर्ज टेक्निक रिवील करते हुए वो केंजाकू पे एक बहुत तगड़ा मुक्का जड़ती है और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि केंजाकू अपने दोनों हाथों से इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं और वो पंच भी पड़ जाता है उसके चेहरे पे। और ऐसा नहीं है इस पंच की पावर कम हो गई थी, उसके दोनों हाथों की वजह से बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इवन जो बैरियर वहां पे प्रेजेंट था, जिसको कि तोड़ना इतना आसान नहीं था, वो भी टूट जाता है। और इस अटैक के बाद यूकी भी लाइक, यप दैट्स माय कर्ज टेक्निक, एडिंग वर्चुअल मास इन माई सेल्फ। और रही बात इस शिकिगामी की, तो ये वैसे तो एक कर्ज टूल था, लेकिन यूकी की कर्ज टेक्निक की वजह से एक शिकिगामी में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स वाई यही इकलौता और टारगेट है यूकी के अलावा जिसका कि वो मास चेंज कर सकती है। जी हाँ, मैंने कही थी पहले कि मास सब चीज़ों का चेंज कर सकती है वो, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ खुद का और अपने शिकिगामी का कर सकती है। अब केंजाकू की बहुत बुरी हालत हो तो गई थी, लेकिन क्योंकि वो भैया इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इतने सालों से जी रहा है, तो रिवर्स कर्ज टेक्निक तो आती ही होगी ना उसे, तो इसलिए वो आसानी से खुद को हील भी कर लेता है। और क्योंकि यूकी आराम से उसके सामने खड़ी हुई थी, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यूकी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है खुद का मास बढ़ाने पर। यानी इतनी तेज पंच मारने के बावजूद उसके हाथों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और क्योंकि केंजाकू काफी सारे कर्सेस, स्पेशल ग्रेड कर्सेस को यूज कर चुका है शिबुया इंसिडेंट के दौरान, इसलिए अभी अभी जो यूकी ने कर्स को खत्म किया है ना, उससे ऊपर कोई और कर्स, हाई लेवल कर्स नहीं है उसके पास यूकी की तरफ भेजने के लिए। इसलिए वो वंडर कर रहा होता है कि क्या वो खुद यूकी को, यानी इस वाइल्ड बीस्ट को हरा पाएगा। और रही बात यूकी की, तो वो यही सोच रही होती है कि केंजाकू चोजो के अटैक से जिस टेक्निक से बचा था वो 101% ग्रेविटी ही है, क्योंकि उसने कोई हाई एंड कर्सेस यूज करे नहीं थे, और करता भी तो ऑलमोस्ट सारे कर्सेस के बारे में तो पता ही है ना उसे केंजाकू के, जो स्पेशल ग्रेड के अराउंड आते हैं। तो इसलिए केंजाकू की तीसरी कर्ज टेक्निक है ग्रेविटी। और क्योंकि कोई भी सॉर्सरर 2 से ज्यादा कर्ज टेक्निक अपने अंदर, बॉडी के अंदर रख नहीं सकता, क्योंकि रखेगा तो भर्ची बन जाएगी उसके दिमाग की। और यहाँ पे तो केंजाकू 3 रखे हुए हैं, तो यूकी के अकॉर्डिंग और कोई कर्ज टेक्निक थी नहीं केंजाकू के पास, लेकिन स्टिल वो वर्स्ट केस के लिए मान के चलती है कि एक और है उसके पास कर्ज टेक्निक। और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू इस सोच में होता है कि यूकी ने इतनी आसानी से उसे कर्ज टेक्निक बता दी अपनी, और ऊपर से क्योंकि ये बंदी एक स्पेशल ग्रेड है, तो वो भी मान के चल रहा है कि कोई ना कोई तो ट्रम्प कार्ड है इस यूकी के पास, यानी कोई हाई कर्स्ड एनर्जी आउटपुट वाला अटैक। और क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो दोनों के मुंह बन जाते हैं और एक ही चीज बोलते हैं, व्हाट अ पेन। इसके बाद हमें यूकी का प्लान शो कराया जाता है जो कि वो सोच रही थी, और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो केंजाकू से उसका डोमेन एक्सपेंड करवाना चाहती थी, सो डैट डोमेन एक्सपेंड करने के तुरंत ही बाद वो अपनी कर्ज टेक्निक यूज ना कर पाए। हाँ, शायद उसकी भी सेम हालत होगी क्योंकि वो भी तो डोमेन यूज करेगी ना, लेकिन स्टिल क्योंकि उसके पास शिकिगामी है तो वो ऐसा करके जीत सकती है। लेकिन बंदी इसी सोच में होती है कि आखिर केंजाकू से उसका डोमेन यूज कराया कैसे जाए। एंड देन गेस व्हाट, बंदा खुद ही अपना डोमेन यूज करने लग जाता है, ये बोलते हुए कि हमारी कर्ज टेक्निक एक दूसरे से फाइट करने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन स्टिल तुमने अभी तक अपना डोमेन यूज नहीं करा, जिससे ये साफ क्लियर होता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी में विश्वास नहीं है, डोमेन बैटल को जीतने में विश्वास नहीं है। लेकिन जैसे ही केंजाकू अपना डोमेन यूज करता है, यूकी चिल्लाती है टेंजन, और इसी क्लिफहैंगर पे सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं फिर से इन तीनों की मीटिंग, टू बी स्पेसिफिक टेंजन और यूकी की मीटिंग, जिसमें कि हमें उनका असली प्लान एक्सप्लेन करा जाता है कि क्यों वो केंजाकू का डोमेन एक्सपेंड कराना चाह रहे थे। और ये प्लान था तेंजन के थ्रू केंजाकू का डोमेन नेगेट करने का, क्योंकि एट द एंड ऑलमोस्ट सारे जो डोमेन होते हैं उनका कोई ना कोई तरीके का बैरियर होता है, और क्योंकि केंजाकू यूकी से उसके बैरियर में फाइट करने वाला है, अरे यही शीशे वाला बैरियर, तो तेंजन ये कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगर तुम दोनों मेरे बैरियर में फाइट करोगे
और अगर केंजाकू अपना डोमेन यूज करता है तो मैं उसके डोमेन को नलिफाई कर सकता हूँ, और नलिफाई करने के बाद क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, अपनी कर्स टेक्निक तक यूज नहीं कर पाएगा वो, तो तुम उस टाइम उसे संभाल सकती हो। और जब युगी पूछती है तेंजन से कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए उसके डोमेन को नेगेट करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, तो इस पे तेंजन बोलता है 10 सेकंड्स। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर तेंजन ऑल्सो, केंजाकू का डोमेन बिल्कुल सुकुना की तरह था, एटलीस्ट बैरियर बेसिस पे, मतलब इस डोमेन का कोई बैरियर ही नहीं था। लेकिन स्टिल केंजाकू और सुकुना दोनों के ही डोमेन का एक तरीके का कोर होता है। सुकुना के लिए श्राइन था और केंजाकू के लिए ये एक टावर सा है, और तेंजन इसी को टारगेट करता है। और रही बात यूकी की, तो वो अपना सिंपल डोमेन का यूज करती है सो डैट वो उसके डोमेन से बच सके। और अगर तुम सोच रहे हो वो अपना डोमेन क्यों नहीं यूज करती, ऑब्वियस है अपनी कर्स एनर्जी बचाना चाहती थी सो डैट केंजाकू का डोमेन नलिफाई होने के बाद फाइट उसके फेवर में हो। बट स्टिल यूकी अपना सिंपल डोमेन मेंटेन नहीं कर पा रही थी केंजाकू के डोमेन में, जिसपे केंजाकू उससे ही बोलता है कि तुम्हें सही में लगा ऐसी टेक्निक, इस लेवल की टेक्निक मेरे डोमेन को रोक पाएगी तुम तक पहुंचने के लिए। लेकिन स्टिल क्योंकि यूकी अभी भी सिंपल डोमेन ही यूज कर रही थी, समहाउ मैनेज कर रही थी, और केंजाकू का डोमेन थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, तो केंजाकू समझ जाता है कि उन दोनों का प्लान क्या है। लेकिन फिर भी बंदा थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं लगता, जरा सा भी शौक नहीं लगता उसे, मानो उसे ये पहले से पता था। और जहां ये लप्पू सा तेंजन लगा हुआ था उसके डोमेन को नलिफाई करने में, वहीं केंजाकू ये बोलता है कि तेंजन, आई एम नॉट द सेम एज यू। मैं हजारों साल जिया हूँ, काफी सारे अलायंस बनाए मैंने जिनमें की बिट्रियल्स भी हुए हैं, और काफी सारी फाइट्स भी लड़ी है मैंने इस वर्ल्ड ऑफ कर्सेस में। और ये सब बोलते हुए वो यूकी का पता नहीं कैसे सिंपल डोमेन नलिफाई कर देता है। और केंजाकू तो बैरियर टेक्निक्स में एक्सपर्ट था जस्ट लाइक तेंजन, तो आई थिंक इसलिए वो नलिफाई कर पाया उसके सिंपल डोमेन को। और जैसे ही यूकी का सिंपल डोमेन पूरा खत्म होता है तो तभी उस पर बहुत तगड़ा अटैक लैंड करता है, जो कि यूकी की कुछ ऐसी हालत कर देता है। लेकिन उसे कम्प्लीटली मान नहीं पाता क्योंकि तेंजन सक्सेसफुल हो गया था केंजाकू के डोमेन को नलिफाई करने में। अब भले यूकी मरी नहीं थी, लेकिन केंजाकू को ऐसा ही लगता है कि वो मर चुकी है, जिस वजह से वो उससे बोलता भी है कि अगर तुमने अपना डोमेन यूज करा होता तो शायद रिजल्ट ऐसा बोरिंग नहीं होता। और इतना बोलता ही है कि बंदा सामने देखता है शिकेगामी को, यूकी के शिकेगामी को, जो कि फुल एंड फाइन था और रेडी टू फाइट था। अब इसे देख के केंजाकू शॉक्ड कि ये गायब क्यों नहीं हुआ, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे यूकी खड़ी है। इतने में यूकी का शिकेगामी उस पर अटैक कर देता है, बट ऑब्वियसली उससे बच जाता है केंजाकू, और ये सोच रहा होता है अच्छा तो ये अभी भी होश में है, लेकिन स्टिल इतनी बुरी हालत में ये मूव थोड़ी कर पाएगी, और अपने आप को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करेगी। इतनी देर में मैं अपनी कर्स टेक्निक रिकवर कर जाऊंगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम यूकी बिना रुके, बिना हील हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, और करती ही जा रही होती है, जिसके लिए वो अपने शिकेगामी का भी यूज करती है। लेकिन स्टिल क्योंकि वो अपनी लिमिट्स पे थी तो वो केंजाकू का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ना के बराबर डैमेज होता है उसे। लेकिन तभी पीछे से सरप्राइज एंट्री लेता है चोजो, क्योंकि यही तो उनका प्लान था। चोजो सबसे पहले जाएगा, उसकी टेक्निक रिवील करेगा, उसे ये महसूस कराएगा कि वो हार चुका है, और सही टाइम पे उसे ऑफ गार्ड पकड़ेगा। और जैसा उन तीनों ने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसे ही होता है। यूकी उसे अपने शिकेगामी के थ्रू जकड़ लेती है, और चोजो पियर्सिंग ब्लड के थ्रू उस पर अटैक भी करता है, वो भी सर पर इतने पास से। लेकिन अगेन केंजाकू बच जाता है अपनी नॉलेज का यूज करते हुए, एक ऐसी ट्रिक जिसका यूज बॉक्सर्स करते हैं अपनी नेक को घुमा के और किसी भी पंच के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करके। लेकिन भैया वहां पे यूकी भी प्रेजेंट थी, जिसका कि क्लियर हिट पड़ता है उसके सर पर। लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड थी इसलिए केंजाकू को कोई भी मेजर डैमेज नहीं पहुंचता, सीरियस इंजरी नहीं आती। और ऐसा ही कुछ टाइम तक कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी चोजो अटैक करता है, कभी यूकी अटैक करती है। ऐसा करने से केंजाकू को मौका भी नहीं मिलता अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर करने का, और यूकी को हील होने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन स्टिल इतने में केंजाकू को मौका मिल जाता है उन दोनों के बैक टू बैक अटैक से बचने का, उन दोनों के बीच से निकलने का। और जब उन दोनों को लग रहा होता है कि वो केंजाकू को ओवर पावर कर रहे हैं, तो तभी केंजाकू अपनी टेक्निक खुल्लम खुल्ला रिवील करता है, वही ग्रेविटी वाली, जिसकी हेल्प से वो चोजो और यूकी का जो शिकेगामी था उन दोनों को जमीन में पेल देता है। और ये काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन थी क्योंकि केंजाकू अपनी कर्स टेक्निक वापस रिकवर कर चुका है। लेकिन स्टिल केंजाकू के इस अटैक से यूकी को इस अटैक के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये अटैक केंजाकू 2 से 3 मीटर के दायरे में ही कर सकता है फॉर 6 सेकेंड्स ओनली। जिसके बाद केंजाकू फिर से कर्स मैनिपुलेशन का यूज करता है इस टेक्निक को कूल डाउन करने के लिए,
यानी रिकवर करने के लिए। टू बी एग्जैक्ट, केंजाकू लगातार इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता और यूकी इसी चीज का फायदा उठाती है और लगातार केंजाकू पे अटैक पे अटैक करे जा रही होती है और फुल कॉन्फिडेंस में होती है कि वो जीत सकती है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने की वजह से, रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने की वजह से केंजाकू की कर्स एनर्जी काफी हद तक कम हो गई है। सेकंड, चोजो और उसके लगातार अटैक्स ने केंजाकू को कमजोर भी बना दिया है। थर्ड चीज, केंजाकू की ग्रेविटी वाला जो अटैक है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यानी छोटी सी रेंज में छोटे से टाइम के लिए काम करता है। दैट्स व्हाई यूकी को समझ में आ जाता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे अभी अटैक करके इसे खत्म करना पड़ेगा। बट सरप्राइजिंग फॉर हर, केंजाकू छोटे से उजुमाकी का यूज करता है यूकी पर और सीरियसली यूकी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाती है इस अटैक से। लेकिन फिर से अगेन केंजाकू इसी अटैक का यूज करता है यूकी के एब्डोमिनल पर, यानी पेट पर। और इससे पहले कि यूकी होश में आके इस अटैक को डॉज करती, टैकल करती या फिर बच पाती, उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल ऑलरेडी हो चुका होता है इस अटैक से। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया था जिसमें कि हम ये देखते हैं कि यूकी और चोजो एक दूसरे से कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, जिसके की दौरान यूकी चोजो से पूछती है कि क्यों तुम पहले जाके अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो, तुम्हें यूजी की चिंता नहीं है क्या तुम उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते? तो इसके जवाब में चोजो सिर्फ एक चीज बोलता है, सुकोमो यूकी, एम आई ह्यूमन? जो सुन के यूकी बिल्कुल चुप, और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए चोजो ये भी बोलता है कि जब मेरे दोनों छोटे भाई पैदा हुए थे तो उनकी बॉडीज देख के ही मैं समझ गया था कि हमें ह्यूमंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए हम तीनों ने तय करा कि हम कर्सिस की तरह जिएंगे। और इसी वजह से मैंने शुबिया में इतने सारे लोगों को मारा था एज अ कर्स, बट मेरे भाइयों को मारने वाला भी मैं ही था, क्योंकि अगर मैं पहले ही चुन लेता कि मुझे ह्यूमन साइड पे जाना है, नॉट ऑन साइड ऑफ कर्सेस, तो शायद मेरे भाई आज जिंदा होते और मेरे भाइयों को यानी यूजी और ईसो को एक दूसरे से नहीं लड़ना पड़ता। और ऐसी ही कुछ बातें बोलते हुए चोजो लिटरली रो देता है। और सारे छोटे भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये समझ लेना कि भैया बड़े भाई भी रोते हैं, वो भी कभी कभी दुखी महसूस करते हैं। और इन्हीं सारे रीजनों की वजह से चोजो ये मानता था कि वो यूजी के साथ जीने के लायक ही नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस फाइट दिखाई जाती है जिसमें कि यूकी ऑलरेडी बुरी हालत में थी ही, लेकिन स्टिल केंजाकू रुक नहीं रहा था। वो ये डिसाइड करता है कि वो यूकी को मौका ही नहीं देगा हील होने का, जो देख के चोजो डेस्परेटली एक और अटैक तैयार करता है समहाउ और केंजाकू पर रिलीज करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यूकी उससे ये बोलती है, चोजो राइट हियर राइट नाउ, यू हैव डाइड एज अ कर्स। जो सुन के चोजो शॉक्ड और इससे पहले कि वो समझ पाता, तेंजेन उस जगह से चोजो को दूर ले जाता है बैरियर के थ्रू और उसके जाते समय यूकी ये भी बोलती है कि दिस टाइम लिव एज ए ह्यूमन। और ऐसा ही कहते हुए केंजाकू लिटरली यूकी को 2 हिस्सों में बांट देता है। इतने में वहां पे एंट्री होती है तेंजन की, जिससे कि केंजाकू पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, और ऐसा कहते हुए वो खिखी करके हंसने लग जाता है। तो इस पे तेंजन भी लाइक, व्हाट्स सो फनी, तुम्हारी विश पूरी हो गई, तुम करना क्या चाहते हो ये सब करके? तो इस पे पता नहीं केंजाकू कुछ उससे बोलता है, लेकिन हमें वो रिवील ना करके सुकुना की फोटो दिखाई जाती है। जिसके बाद तेंजन फिर से उससे बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे थे ना मैं क्या करने वाला हूँ। और इतने में यूकी केंजाकू का पैर पकड़ लेती है। जी हाँ, बंदी अभी भी जिंदा है 2 हिस्सों में बंटने के बाद। और तेंजन जो आया था वो केंजाकू को डिस्ट्रैक्ट करने आया हुआ था, लेकिन क्योंकि यूकी ऑलरेडी मरने ही वाली थी तो इसलिए केंजाकू ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता और उससे ही बोलता है, अरे इंसान की तरह ही मर ले। लेकिन तभी उसे अचानक से अपने सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, जो देखकर यूकी हंसते हुए बोलती है कि मेरी जो एबिलिटी है मास को कंट्रोल करने की, वो कुछ हद तक ही मुझे बचाती है मेरी बॉडी को अफेक्ट करने से, बुरा इम्पैक्ट डालने से। क्योंकि अगर वो लिमिटेड रेंज से ज्यादा ऐसा करेगी तो उसकी बॉडी संभाल नहीं पाएगी और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब वो खुद ही मरने वाली है तो उसको कोई चिंता नहीं इस बात की, जिस वजह से केंजाकू समझ जाता है कि अगर इसकी एबिलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है तो इसका मतलब ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। और लिटरली ये रियलाइज करके केंजाकू की फट के हाथ में आ जाती है पूरी फाइट में पहली बार। क्योंकि फॉर दोज हु डोंट नो, वैसे तो सबको पता ही होगा ब्लैक होल के बारे में, लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता बता दूं कि ब्लैक होल एक्सट्रीमली डेंस सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनमें की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, कोई और चीज तो छोड़ ही दो। और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम अर्थ को 2 सेंटीमीटर रेडियस के साइज में ले आओगे ना तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है, इतने छोटे साइज में सेम मास के साथ। अब इस अटैक से बचने की कोशिश तो करता है केंजाकू भागकर, लेकिन यूकी ने अभी भी उसका पैर पकड़ा हुआ था कस के।
और तुम इस पैनल को देख के समझ ही सकते हो कि किस स्केल का ये अटैक था। बट अभी भी केंजाकू बच जाता है मिनिमल डैमेज के साथ। बंदा ये चीज एडमिट भी करता है कि काफी डर गया था वो कुछ सेकंड्स के लिए तो। और जब तेंजन पूछता है कि ये उसने कैसे किया, क्या ये कर्स टेक्निक रिवर्सल थी, तो इस पे केंजाकू जवाब में बोलता है कि नहीं, अभी तक जो मैं ग्रेविटी यूज कर रहा था ना वो कर्स टेक्निक रिवर्सल थी, क्योंकि यूजी की जो मदर थी उसके पास एंटी ग्रेविटी कर्स टेक्निक थी। यानी समझ रहे हो, ये मास्टरमाइंड पूरी फाइट के दौरान सबको अंधेरे में रखे हुए था कि उसकी थर्ड कर्स टेक्निक है ग्रेविटी, जबकि एंटी ग्रेविटी थी उसकी कर्स टेक्निक। और इस तरह तेंजन को सीज कर लेता है, कैप्चर कर लेता है केंजाकू। एंड इसके तुरंत ही बाद केंजाकू ने जो अभी मीटिंग की थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, उसका रिजल्ट दिखाया जाता है, क्योंकि कुछ ही सोर्सेस को मारने के लिए हजारों लोग सिर्फ एक कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स कॉलोनीज में घुस के छोटे मोटे सोर्सेस को मार रहे होते हैं आसानी से, लेकिन तब तक जब तक उनका सामना किसी खतरनाक और पावरफुल सोर्सर से नहीं होता। और इसी के बाद हमें केंजाकू दिखाया जाता है जो कि ये रिवील करता है कि उसका कोई ऐसा प्लान नहीं है सोर्सर वर्सेस नॉन सोर्सर्स का शोडाउन देखने का, क्योंकि उसे पता है सोर्सर्स ही जीतेंगे। लेकिन उसका असली प्लान था कि जो मरते समय इंसान होता है उस टाइम सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी रिलीज करता है वो। डेट्स वाई उसका प्लान था कि वो सारे ह्यूमंस मर जाएं वहीं पर, और यही चीज एंश्योर करने के लिए वो काफी सारे कर्स स्पिरिट्स भी छोड़ देता है उन सारी कॉलोनीज में। इसके बाद एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बात कर रहा हूँ सुकुना के रिवाइवल की, जो कि तुम डिटेल में इस वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद हमें काफी टाइम तक सुकुना दिखाया जाता है, सिर्फ उसकी पावर्स, उसका रिवाइवल, उसका टीम अप केंजाकू के साथ और उसका प्लान, ये सब कुछ रिवील कराया था कुछ चैप्टर्स तक। और जब सुकुना ये सारी चीजें कर रहा था तो उस दौरान केंजाकू भी 2-3 चीजें करता है, जिनमें से पहली कोगाने को ब्लैकमेल करके कलिंग गेम में हेर फेर करना। दूसरी चीज जो केंजाकू करता है वो है सुकुना की ओरिजिनल बॉडी को रिकवर करना। एंड तीसरी चीज करता है वो कलिंग गेम का एंड डिसाइड करना, फिर से कोगाने को ब्लैकमेल करके। सारे रूल्स में हेर फेर सारी चीजें करता है केंजाकू। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ केंजाकू और सुकुना के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन उनके प्लान में एक चीज नहीं थी, गोजो का फ्री होना। और फ्री होते ही गोजो सबसे पहली चीज पता है क्या करता है, केंजाकू के पास पहुंच जाता है उसका किस्सा खत्म करने के लिए। बट अगेन, अगर तुम जेजेके के फैन हो, तुमने एनीमे में मांगा कुछ भी देखी है, तो तुम्हें पता ही होगा ये केंजाकू कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। उसे पता आता है इस चीज की होने की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो सुकुना के साथ ही रहता था हर टाइम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सुकुना था जो कि केंजाकू को बचा लेता है गोजो से। और ऐसी बात भी नहीं है कि सुकुना बहुत अच्छा दोस्त है केंजाकू का, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है, बस इन दोनों के बीच में डील हुई है। इसके बाद डेट, टाइम एंड प्लेस डिसाइड होती है गोजो और सुकुना की फाइट की। और इन दोनों में इतनी तगड़ी फाइट होती है कि पूरा फैंडम पागल हो गया था जब ये फाइट हो रही थी। इनफैक्ट मेरा चैनल भी काफी ज्यादा बूम पे था उस टाइम पे। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उन सब लोगों को पता होगा। खैर, इन दोनों की फाइट का रिजल्ट क्या होता है ये भी तुम लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ना जानो, वही ज्यादा बेहतर है। खुद पढ़ना, तब जानोगे, तब ज्यादा मजा आएगा। स्पॉइलर मैं देना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, इन दोनों की फाइट के एंड के बाद हमें दिखाया जाता है केंजाकू का एंड। और पता है केंजाकू के एंड का सबसे बड़ा कारण कौन होता है ये बंदा। क्योंकि यार, जब गोजो वर्सेस सुकुना फाइट के बाद हमें लेक गोजो कॉलोनी दिखाई जाती है, तो वहां पे एक रैंडम सॉर्सर बच के भाग रही होती है किसी से, और ये बंदा और कोई नहीं केंजाकू होता है, जो कि इस बंदी के जान के पीछे पड़ा है। और इस लड़की के अकॉर्डिंग केंजाकू ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कलिंग गेम काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे ऐड हो गए थे ना जो कि सॉर्सरर्स को एक दूसरे को मारने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जैसे कि पॉइंट शेयर करना। और इसी वजह से ये सॉर्सर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए केंजाकू से पूछती है, व्हाट इज इट यू आर आफ्टर केंजाकू? तुमने हमें जिंदा रखा एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह इतने सालों तक, और अब जाके जब हम रिवाइव हुए हैं तो तुम हमें मारना चाहते हो? दूसरे सॉर्सरर्स के हाथों ना सही तो खुद। इतने में अचानक से एक कर्स आता है और इस लड़की का दम घुटना शुरू कर देता है, क्योंकि ये कर्स वाटर से बना था। और इसी के ऊपर बैठा केंजाकू बड़े ही आराम से ये बोलता है, अगर किसी चीज में मसाला कम हो तो उसे और बढ़ा दो बाय एडिंग इट, और अगर स्ट्रांग हो तो ओरिजिनल चीज बढ़ा दो। एग्जैक्टली सेम मेरे लिए ये कलिंग गेम है, और इस कलिंग गेम में तुम मसाले की तरह हो, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है। इतने में ये सॉर्सर स्ट्रगल करते हुए अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केंजाकू उससे बच जाता है और अचानक से ये कर्स सॉलिड हो जाती है, और केंजाकू सिर्फ एक उंगली से इस सॉर्सर को खत्म कर देता है। और यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया जाता है डिफरेंस इन केंजाकू एंड नॉर्मल सॉर्सरर कैपेबिलिटी। बंदे ने छोटा सा कर्स यूज किया
और बिना कोई एफर्ट के एक सॉर्सरर को जान से खत्म कर दिया। इसके बाद यही बंदी जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है पूछती है किंजाकू से, आखिर तुम्हें सभी प्लेयर्स की लोकेशन का कैसे पता है? किंजाकू बोलता है कि उसने सारे इनकार्नेटेड एंड अवेकन्ड सॉर्सरर्स पे किसी तरीके की सील लगा दी है, जिस वजह से उन्हें ट्रेस करना या फिर उनकी लोकेशन ट्रेस करना बच्चों का खेल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी अगर ये सील नहीं भी होती तो तुम लोगों ने कॉलोनी में रहने की सोची है, जिस वजह से मेरे लिए सर्चिंग एरिया बहुत ज्यादा कम है। इतने में तभी पीछे से अनदर सॉर्सरर की एंट्री होती है जो कि बोलता किंजाकू से, शी इज लॉन्ग डेड। लगता है इतनी लंबी उम्र जीने के बाद बौखला गए हो जो मरे हुए से बातें कर रहे हो। जिस पे किंजाकू बिना कोई सरप्राइज के उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, इट्स ओनली बिकॉज मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो समय के साथ साथ श्रिंक होता जा रहा है, इसलिए बंदे के पास कोई है नहीं बातचीत करने को। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए किंजाकू बोलता है, हाउ वुड यू फील अगर तुम मेरे दोस्त बन गए हाजिनो की? और इसी बात पे किंजाकू ये क्लियर करता है कि उसका दोस्त बनने के लिए किसी बंदे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जिसमें से कि सबसे पहला यू कांट बी बोरिंग और दूसरा बंदा किंजाकू की बराबरी का होना चाहिए, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। जिसपे हाजिनो के बीच में बोल पड़ता है कि बस यार पक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं लॉन्ग हेयर्ड गाय को फ्रेंड बनाते हुए। अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर इस बंदे की बात हो रही है जिससे कि मेगुमी लड़ा था। अब ये चीज सुनने के बाद यानी रिजेक्ट होने के बाद किंजाकू भी लाइक व्हाट अ शेम। और जहां में लगता है कि इन दोनों की फाइट होने वाली है, अगले ही पैनल में ये दोनों एक दूसरे का फोन देखने लग जाते हैं, जहां पर कि सुकुना गोजो को मार चुका होता है। और जिस चीज की वजह से मारा होता है वो देख के किंजाकू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन ऐसा होते हुए दूसरी तरफ हाजिनो की निराश हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर गोजो सुकुना को मार देता है या फिर किसी तरह सुकुना सारे सॉर्सरर्स की हेल्प से मर जाता है तो वो बचे हुए सॉर्सरर्स को ज्वाइन कर लेगा किंजाकू को मारने के लिए। लेकिन किंजाकू इस पर क्लियर कर देता है कि मैं उम्मीद छोड़ देता अगर तुम्हारी जगह होता, क्योंकि उसने अपने अराउंड और पूरे शिंजुकू के अराउंड बैरियर डिप्लॉय कर रखा है फॉर प्रोटेक्शन और काउंटलेस सर्वेलेंस स्पिरिट डिप्लॉय कर रखी है फॉर मॉनिटरिंग एवरीथिंग इन दिस कलिंग गेम। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बंदा ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई शिंजुकू को लेफ्ट करता है तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो ये भी मॉनिटर कर रहा है कि सारे सॉर्सरर्स की कर्स एनर्जी का टोटल क्या है। इसलिए अगर कोई लेफ्ट करता है तो कर्स एनर्जी में ड्रॉप आएगा और उसे तुरंत ही पता चल जाएगा। और इसी वजह से उन सारे सॉर्सरर्स का नंबर 2 यानी यूटा को ट्रैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। और ये जो चीजें है ना वो उन्हीं स्पिरिट्स की वजह से कर पा रहा था, सर्वेलेंस स्पिरिट्स की हेल्प से। और इतना ही नहीं, वो स्पिरिट्स जो भी देखती हैं वो सब चीज शेयर होती है किंजाकू की आइज में, जिस वजह से बिना कर्स एनर्जी वाली बंदी यानी माँ की भी उसकी नजर से बची हुई नहीं है। और इस सब के अलावा किंजाकू पता है किसको मेंशन करता है? मीमी के छोटे भाई को, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी थी, जिस वजह से किंजाकू उस पे भी ढंग से नजर रखे हुए है। और ये सब सुनने के बाद हाजिनो की किंजाकू के मजे लेते हुए बोलता है, यानी इसका मतलब तुम इतनी देर से बिहेव तो ऐसे कर रहे हो कि कितने बुरे हो, लेकिन फटी पड़ी है तुम्हारी। इसके रिएक्शन में किंजाकू भी लाइक इट्स जस्ट बिटवीन अस टू, ओके। और इसी के बाद किंजाकू अपने काफी सारे कर्सेस के साथ एक साथ अटैक कर देता है हाजिनोकी पे, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगता है सुकुना अगर हारता भी है तो तुम उसके हारने तक मुझे यहाँ रोक पाओगे? लेकिन भैया हाजिनोकी भी कम नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो पहले हमले में ही ढेर हो जाता है। बंदा सिर्फ अपने एक दांत से उसके पीछे पड़े ऑलमोस्ट सारे कर्सेस को खत्म कर देता है। और यही चीज वो दोबारा रिपीट करने की भी कोशिश करता है, इस बार अपनी आंख के थ्रू। लेकिन इस बार पता नहीं कोई कर्स आता है और उसकी आंख को निगल लेता है, और वो कर्स उस आंख के एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस चीज से हाजिनोकी बिल्कुल शॉक्ड। और इतने में वो समझ पाता क्या हो रहा है, उसके आसपास कई सारे कर्सेस आ जाते हैं और एक साथ हाजिनोकी के गले पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि किंजाकू को पता था कि हाजिनोकी रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू अपने बॉडी पार्ट्स को निकालकर एक्सप्लोड करने के बाद हील करता है। दैट्स व्हाई उसने उसके हेड को टारगेट किया है, स्पेसिफिकली बोलूं तो गले को, सो डैट उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक कट ऑफ हो जाए उसकी गले के नीचे से। इसके बाद हाजिनोकी भी किंजाकू से पूछता है कि व्हाट द हेल इज योर एंड गेम, करना क्या चाहता है तू? इसके बाद वही किंजाकू बताने लग जाता है कि मैं पूरी ह्यूमैनिटी को तेंजिन से मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ कलिंग गेम के एंड होने पर ही हो पाएगा, इसलिए तुम सबके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब मरते हुए हाजिनोकी अपनी आखिरी सांस के साथ पूछता है व्हाट द हेल इज डेट, यानी उससे क्या होगा? तो इस पे किंजाकू बड़ी स्कैरी तरीके से बोलता है डोंट यू वांट टू सी समथिंग दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर,
क्योंकि अगर कोई चीज तुम्हारी इमेजिनेशन में तक इंटरेस्टिंग है तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो रियलिटी बन जाए? यही तो जीने का मतलब है। अब इस चीज पे हाजिर को भी लाए, मुझे क्या पता तुम अपनी सुबह सुबह पूप को घूमना क्यों नहीं ट्राई करते, शायद वो तुम्हें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अब जो भी है हाजनो की तो यहाँ पे मर जाता है, लेकिन तभी वहां पे तुरंत ही एंट्री होती है तकाबा की। और जिस तरीके से तकाबा केंजाकू की तरफ आ रहा था, केंजाकू शॉक हो जाता है, क्योंकि यार कोई भी एनिमी अगर आता तो स्नीक अटैक करने की कोशिश करता ना, लेकिन तकाबा आराम से सामने के सामने उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था कि केंजाकू की उल्टी घड़ी शुरू हो गई है इस फाइट के दौरान, और वो सब कहने का रीजन ये था क्योंकि इस फाइट के दौरान केंजाकू के साथ काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जस्ट लाइक दिस वन। क्योंकि केंजाकू कितनी ढंग से नजर रखे हुए समय पे, लेकिन स्टिल तकाबा उसके बिना पता लगे उससे फाइट करने सही लोकेशन पे पहुंच गया। मतलब मीमी के छोटा भाई किसी भी बंदे को यानी सॉर्सर को इधर से उधर कर सकता है बिना किसी को रियलाइज हुए। मतलब समझ रहे हो इशारा किस तरफ जा रहा है? यस, गोजो के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद केंजाकू तुरंत ही तकाबा को देखकर उस पर अटैक कर देता है अपने कर्सेस के थ्रू, ये वंडर करते हुए ये अकेला आया है, वो भी मुझसे लड़ने। मीमी के क्रोज भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं सर्वेलेंस रखने के लिए, नजर रखने के लिए इस फाइट पे। एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर केंजाकू इज शिनजुकू की टोटल कर्स एनर्जी में भी डिफरेंस नहीं आया है, जबकि उस चीज को वो ढंग से मॉनिटर कर रहा था, जिस वजह से केंजाकू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसी बंदे को क्यों चुना उन सब लोगों ने उसके अगेंस्ट में भेजने के लिए फॉर फाइट। लेकिन जो भी है केंजाकू उस पर अटैक कर देता है और काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक ही अटैक में खेल खत्म हो चुका है और उसे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था किसी अवेकन्ड प्लेयर में एक्सेप्ट हेगुरुमा, क्योंकि केंजाकू के अकॉर्डिंग सिर्फ उसी में पोटेंशियल है सारे अवेकन्ड प्लेयर से ज्यादा। लेकिन तभी केंजाकू के साथ एक ऐसी चीज होती है जो कि उसकी पूरे लाइफ टाइम हजारों सालों में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी। तकाबा को मिनिमल डैमेज के अलावा कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो केंजाकू से ये बोलता है, हे शिटी मॉन्क, यू ट्राइंग टू किल मी? अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे शरीफ समझ रहा था और तू फायदा उठा रहा है, अब तो मैं तुझे जेल में घसीटूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंजाकू का ध्यान उसकी बातों पे तो था ही नहीं, क्योंकि बंदा यही सोच रहा था, व्हाट वाज दैट? आई हैव नेवर हैड दिस फीलिंग बिफोर। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसका अटैक काम नहीं किया, बट दैट इट वॉज फोर्स्ड इनटू नॉट वर्किंग। एंड अगेन देख लो फिर से केंजाकू के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो कि होने का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसका तकाबा जो कि पूरी तरीके से हील हो चुका था इस अटैक से, क्लियर कर देता है कि इस वर्ल्ड में काफी सारी एक्साइटिंग चीजें, लेकिन नंबर 1 स्पॉट उस चीज को जाता है जब एक साइड कैरेक्टर पूरे शो को ही स्टील कर ले। और ये सुन के केंजाकू भी मुस्कुरा जाता है, एंड प्रोबेबली हम सब में से काफी लोग मुस्कुराए थे जो तकाबा को जानते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू, क्योंकि इस बंदे की छोटी मोटी फाइट इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी मैंने हाजिनोकी से जो हुई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है इन सारे सॉर्सरर्स के डिस्कशन का, जिसके के दौरान एंजल यानी रियल एंजल जो कि इस लड़की के अंदर है, वो ये सजेस्ट करता है कि जब तक गोजो और सुकुना की फाइट चल रही है हमें केंजाकू का कुछ करना चाहिए, उस पर सरप्राइज अटैक करना चाहिए। क्योंकि अगर सुकुना को हरा भी दिया जाता है तो क्या फायदा अगर केंजाकू अपने प्लान में कामयाब हो जाए और पूरी ह्यूमैनिटी को तेंजन से मर्ज कर दे। बट इस पर हकारी बोलता है कि यार केंजाकू ने तो एक रूल ऐड किया ना कि जब तक कलिंग गेम में सिर्फ वो और सुकुना नहीं बचते तब तक कलिंग गेम चलता रहेगा, और सिर्फ उन दोनों के बचने के बाद वो एंड हो जाएगा, जिस वजह से इस रूल के ऐड होने से हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यूटा बोलता है, एग्जैक्टली इस रूल के ऐड होने की वजह से हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हकारी सेंपाई और मैं दोनों प्लेयर्स ही तो हैं, और केंजाकू अपना गोल पूरा ही नहीं कर सकता जब तक हम नहीं मर जाते। तो इसके जवाब में एंजल सिर्फ एक चीज बोलता है कि अच्छा क्या होगा अगर गोजो हार जाता है और केंजाकू हमें एम्बुश कर देता है, यानी अचानक से अटैक कर देता है। तो इस पे ये सब एग्री कर जाते हैं कि हाँ वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम सुकुना से फाइट करने में बिजी होंगे, क्योंकि भैया इन दोनों को एक साथ थोड़ी संभाला जा सकता है। और इसी के रिप्लाई में एंजल ये भी बोलता है कि अगर गोजो हारता है और हम सुकुना से लड़ने जाते हैं और उसे भी हरा देते हैं, बट फिर भी हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम केंजाकू को भी संभाल सकें। और इन्हीं बातों पे सब एग्री कर जाता है कि हाँ ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन स्टिल वो सब काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वैसे तो बात सही है और हमारा बेस्ट शॉट शायद माँ की है, लेकिन स्टिल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम अपनी फोर्सेस अपनी पावर को स्प्लिट करेंगे तो बाहर ही बढ़ सकता है आगे। बाकी ये दोनों ग्रेड 1 सॉर्सर थे, लेकिन फिर भी इस टास्क को पूरा नहीं कर सकते थे, वो खुद भी जानते थे और हम भी जानते हैं। इतने में एंजल बोल पड़ता है,
आई रिकमेंड सेंडिंग तकावा। जो सुन के वहां पे प्रेजेंट सारे लोग कंफ्यूज, डेड गए। हम उसको कितना ही जानते हैं, और जानना तो छोड़ो, वो बंदा हमें समझ में भी नहीं आता। इनफैक्ट उसके बारे में तो हमें कुछ याद भी नहीं है, सिर्फ एक चीज छोड़ के, द टाइम जब उसका औजार कॉस्ट्यूम से बाहर निकल आया था। इस पे तकाबा फिर से बोलता है कि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो चीज तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी है, नॉट इवन तकावा, बिकॉज हिज कर्स टेक्निक इज। जी हाँ, हमें कुछ भी नहीं बताया था, और सीधे सीन चेंज होता है फाइट की तरफ, जिसके दौरान किंजाकू अटैक तो कर रहा होता है तकावा पे अपने कर्सेस के थ्रू, लेकिन तकावा मजे ले रहा होता है, फनी फनी फेसेस बना रहा होता है उन कर्सेस को यूज करके, लाइक ही इज प्लेइंग विद टॉयज। जिस पे किंजाकू भी लाइक ही इज कंप्लीटली नेगेटिंग माई टेक्निक। अब किंजाकू को ऐसी टेंशन में देख के तकावा भी लाइक लिसन हियर मुलेट बॉय, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम्हें कोई बच्चा तक हरा सकता है। और तभी हम देखते हैं किंजाकू को, जो कि पूरा गैंगस्टर टाइप बन चुका होता है ऑब्वियसली तकावा की टेक्निक से, और यही सोच रहा होता है कि कहीं इसकी टेक्निक अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना तो नहीं है। अगर हाँ, तो उसे क्लियर था कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसके हजारों सालों की जुजुत्सु नॉलेज मीनिंगलेस प्रूफ हो जाएगी इस बंदे के सामने। अब क्योंकि किंजाकू अपना स्कार्फ उठा के फेंक देता है, तो तभी तकावा बोलता है ओ नहीं नहीं नहीं, तुम कितने तो बढ़िया लग रहे थे इसमें। लेकिन तकावा को क्या पता था कि उसका सामना JJK के मास्टरमाइंड से है, तो इसलिए इनेट टेक्निक, ओवर पावर्ड स्किल्स, सिर्फ इन चीजों से काम नहीं चलेगा। और यही चीज किंजाकू आगे चल के प्रूव भी करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भले ही कैसी भी टेक्निक क्यों ना हो, हर टेक्निक की कोई ना कोई तो वीकनेस होती ही है। इसके बाद किंजाकू तकावा से पूछता है कि भैया तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो इस पर तकावा भी बड़ा खुश होते हुए बोलता है, अपना नाम बताता है और ये बताता है कि वो एक किसी तरीके के कॉमेडी के टूर्नामेंट में राउंड फर्स्ट क्लियर कर चुका है। जिस पर किंजाकू भी लगा अच्छा वही शो जो कि अपने वर्स्ट एक्ट्स के लिए मशहूर माना जाता है। सीरियसली यार, उसके पहला राउंड तो कोई भी यार क्लियर कर लेता है, और तुम तो बात ऐसे कर रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार रखा है। जिस पे तकावा भी लग यू डीजनरेट मॉन्क। बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन किंजाकू अभी भी कंटिन्यू रखता है अपनी बात को, और ये बोलता है सो यू आर फ्रॉम नाबे नाबे, मतलब तुमने पोनी भी यूज की होगी अपनी परफॉर्मेंसेज में। इसके रिप्लाई में तकावा भी कुछ बोलता है, और ऐसे ही काफी कुछ बातें होती हैं जो सुन के तकावा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसे कॉमेडी के बारे में तो बातें वही कर सकता है जो कि कॉमेडी के बारे में जानता हो। यानी तकावा के अकॉर्डिंग किंजाकू भी कॉमेडी लाइक करता है, जिस वजह से वो किंजाकू से पूछता भी है व्हाई आर यू डूइंग दिस, लोगों को एक दूसरे से लड़वा रहे हो, मरवा रहे हो, और ये सब एक अजीब से फ्यूजन के लिए, आखिर क्यों। तो इस पे किंजाकू वही बोलता है जो वो सबसे बोलता है, बिकॉज इट सीम्स एंटरटेनिंग। लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि यार वो सबों से बोलता हुआ आ रहा है, पहले वो लड़की, फिर उसके बाद हाजनों की, इसलिए वो तकावा से शॉर्टकट में बोलता है कि कुछ नहीं, बस क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा हूँ ये सब। और ये सुन के तकावा के दिमाग की घंटी बजती है, और वो ये बोलता है कि मतलब और कुछ अगर तुम्हें एंटरटेनिंग मिल जाए तो इस सब की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना। तो इस पर किंजाकू भी बोल देता है क्या पता, मतलब बंदा श्योर नहीं है। लेकिन इसके रिप्लाई में तकावा बोलता है अरे मैं श्योर हूँ यार, तेरे फेस पे लिखा है जस्ट ट्राई एंड मेक मी लाफ। एंड गेस व्हाट, रियलिटी में किंजाकू के फेस पे ये लिख भी जाता है, जो चीज उसे काफी ज्यादा पिस ऑफ कर देती है। जिसके बाद तकावा उससे फिर से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वन लाइनर देता हूँ, जिसका की यूज तुम कितना भी कर सकते हो, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा है तुमसे। जो सुन के किंजाकू और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इनफैक्ट उसके फेस पे भी लिखाया जाता है इरिटेटेड। जी हाँ, तकावा की एबिलिटी उसके इमोशन तक को झलका रही है उसके फेस पर। इसके बाद तकावा किंजाकू पे अपना वन लाइनर फेंक के मारता है, जो कि था दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, जिस पे हम सब की तरह किंजाकू भी लगा। और इसी के बाद किंजाकू बोलता है लिसन, मुझे पता है ये तुम्हारे माइंड में तभी आया होगा जब कहीं पर वाईफाई काफी ज्यादा स्लो हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा फोन उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जिस पे तकावा खुश, अरे यार यू टोटली गॉट इट। बट इसी के बाद किंजाकू ये भी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोगों पर काम करेगा, स्पेशली वो लोग जो कि घर पर बैठे बैठे ये चीज टीवी पर देख रहे हैं। इसके बाद किंजाकू इसका एग्जांपल भी देता है, जो कि पर्सनली मुझे खास समझ में नहीं आया, तुम पॉज करके देख सकते हो। लेकिन किंजाकू की ये सब बातें सुन के तकावा को काफी ज्यादा हर्ट होता है। वैसे वो जनरली किसी की बात को दिल पर नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर वो ले रहा था, क्योंकि ये बातें आ रही हैं एक ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि कॉमेडी की समझ रखता है, और ये तकावा के लिए काफी ज्यादा पेनफुल था। और यही चीज उसकी इमेजिनेशन में भी झलकती है, जहां पर कि किंजाकू एक एडिटर की तरह बिहेव कर रहा था जो कि कॉमेडी शो चलाता हो, और वो तकावा को निकाल रहा हो उसके स्टमक में एक तगड़ा हिट देते हुए। और ये हिट
जेन्युइनली वर्क करता है तकाबा पे, और ये हिट वर्क करने की वजह से किंजाकू को जो अंदाजा है वो भी सही निकलता है कि तकाबा की टेक्निक वर्क करती है उसके कॉन्फिडेंस के अराउंड। यानी कॉन्फिडेंस ज़्यादा तो टेक्निक पावरफुल, और अगर कॉन्फिडेंस कम तो टेक्निक वर्क करना ही बंद कर देगी। तो तभी इस पर तकाबा बोलता है, शट अप, तुम एक एमेच्योर हो जो कि एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो कभी स्टेज पर भी नहीं गए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, जब तक बाकी सबको लगता है कि मैं फनी हूँ। और इसके रिप्लाई में किंजाकू इरिटेटेड मुंह बनाते हुए बोलता है, दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू, जिस पे तकाबा बिल्कुल चुप। और ऐसे ही डेस्परेट मूवमेंट्स में गुस्सा होते हुए वो स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करता है कि कौन एक दूसरे को हंसाता है पहला, और हंसने वाला हारेगा, जिस पे दोनों ही मुंह बनाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली तकाबा को किंजाकू हंसा देता है फनीएस्ट मुंह बनाते हुए, और तुरंत ही बाद एक तगड़ा पंच जड़ता है जो कि वर्क भी करता है उस पर। और इसी के बाद तकाबा का कॉन्फिडेंस डगमगाने लग जाता है। बंदा गहरी सोच में चला जाता है कि क्या ये अमेचर मुझसे ज्यादा फनी है, और जितना वो सोचता है इस बारे में उसे उतना ही ज्यादा फनी लगता है किंजाकू, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका बिहेवियर। और तभी उसे एक बात फ्लैश होती है उसके माइंड में, जो कि उससे किसी ने कही थी कि दो तरीके के पीपल ही इस बिजनेस में टिक पाते हैं, एक तो जो फनी है और दूसरे जो खुद को फनी समझते हैं। जिस पे तकाबा भी सोचने लग जाता है, आई एम फाइन, आई एम फनी। लेकिन तभी उसे दिखती है हाजेनोकी की लाश। अब हाजेनोकी की बॉडी देख के तकाबा बिल्कुल शॉक्ड, बंदा स्टन्ड हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से किंजाकू आते हुए बोलता है, व्हाट्स द मैटर, लाफ, यू आर कॉमेडियन आर नॉट यू। जिस पे तकाबा किंजाकू की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, हाउ कुड आई, तुम्हारे साथ कॉमेडी बिल्कुल भी फन नहीं है, और अगर हमें ये फनी नहीं लग रहा है तो ऑडियंस को कैसा लगेगा, वो कैसे हंसेगी। और इसी के साथ बंदे के माइंड में ये भी सवाल उठ जाता है, वाई एम आई कॉमेडियन अगेन। बंदे को अपने कॉमेडियन होने पे ही शक है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तकाबा का पास्ट दिखाया जाता है, जिसको कि अगर मैं सम अप करके तुम्हें तकाबा के बारे में बताऊं तो पहली बात तो ये, तकाबा काफी पहले से कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट वो किसी से भी ज्यादा सीरियस था कॉमेडी को लेके, जिस वजह से वो कई बार लड़ भी जाया करता था लोगों से, स्पेसिफिकली बोलूं तो अपने पार्टनर से, कि वो कॉमेडी को सीरियसली नहीं लेते। और दूसरे लोग यानी उसके पार्टनर अपनी जगह भी सही थे, क्योंकि यार जब उनको ही मजा नहीं आता कॉमेडी करने में तो ऑडियंस को क्या खाक आएगा। बट यार तकाबा भी अपनी जगह सही था, क्योंकि कई जोक्स ऐसे होते हैं जिसपे कि अगर खुद ही कॉमेडियन हंस जाए तो ऑडियंस को हंसी नहीं आती। खैर जो भी था, हम फिर से तकाबा को देखते हैं रियल टाइम वाले को। वो अभी भी यही चीज पूछ रहा होता है, वाई डिड आई बिकम कॉमेडियन अगेन। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कि तकाबा के परफॉर्मेंस को रेट कराए लोगों ने, जिसमें ज्यादातर लोगों ने तो 4-5 रेटिंग दी होती है, लेकिन एक बंदे ने दी होती है 1। और पता नहीं क्यों उसी पे तकाबा का फोकस जाता है। उसका एडिटर यानी उसके शो को ऑर्गेनाइज करने वाला उससे कहता भी है कि इन 1-2 जनों पे तो गौर मत करा करो, लेकिन स्टिल तकाबा ऐसा कर नहीं पा रहा होता, उसका फिर भी गौर जा रहा होता है। जिसके बाद फिर से रियल टाइम वाले तकाबा पे जंप करते हैं, लेकिन अभी भी तकाबा किंजाकू के कर्से से भागते हुए पूछ रहा होता है वही सवाल, व्हाई डिड आई बिकम कॉमेडियन अगेन। इसके बाद फिर से हमें पास्ट की एक ग्लिम्स दिखाई जाती है जहां पर कि तकाबा का पार्टनर उसे शो के ठीक पहले छोड़ जाता है, ये कहते हुए कि ये सब हम कब तक करेंगे, वी शुड क्विट, क्योंकि हमारे उम्र के लड़कों के शादी होने के बाद बच्चे तक हो गए। और उससे तकाबा बोलता तो है कि एक बार और, लेकिन वो मानता नहीं और चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तकाबा को एक रूम में डिप्रेस्ड पड़े हुए, जो कि अपने आप से एक ही सवाल कर रहा होता है कि कब तक, ये मैं कब तक करूँगा। इसके बाद हमें ये रिवील कराया जाता है कि तकाबा हमेशा फनी नहीं था, वो एक सीरियस किड था शुरुआत में, जो कि दूसरे बच्चों से, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था। एंड डेट्स वाई उसके साथ के बच्चे उसे पसंद भी नहीं करते थे, जिस वजह से बंदा बहुत अकेला पड़ गया था। एंड हेंस उसने कॉमेडी शुरू की, जोक करना शुरू किया, और जो लोग उसे परेशान करते थे वो हंसने लगे, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स तक बन गए, क्योंकि कॉमेडी करके वो उन्हें रियलाइज कराता था कि तकाबा कोई बुरा इंसान नहीं है। और ऐसा ही करते करते इसी में यानी कॉमेडी में तकाबा को मजा भी आने लगा, क्योंकि ऐसा ही करते करते उसके कई सारे फ्रेंड्स बन गए, लेकिन आज तक उसको एक भी पार्टनर नहीं मिला। एंड आई थिंक पार्टनर्स के कहने का मतलब है कि जो कॉमेडी को सीरियसली लेता हो, ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। और ऐसी ही डिप्रेस्ड चीजें सोचते सोचते तकाबा अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस को देख रहा होता है, नूडल्स खाते खाते रो रहा होता है। और तभी हमें तकाबा के थ्रू ये रिवील होता है कि तकाबा ने इतना सब कुछ कॉमेडी के लिए इसलिए किया जिससे कि वो लोनली फील ना कर सके, क्योंकि जब लोग तुम्हें देख के हंसते हैं
तुम्हें अटेंशन मिलती है तो टेम्परेली ही सही, लेकिन तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है, एग्जिस्टेंस है। और ऐसे ही कुछ चीजें तकाबा अपने पास्ट सेल्फ से बोल रहा होता है और ये सारी चीजें शेयर करते करते रो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच रास्ते में उसने भी कॉमेडी को सीरियसली लेना बंद कर दिया। और तकाबा का कॉमेडी को सीरियसली लेने का मतलब है 100% ऑडियंस को हंसाना। एक भी बंदा ऐसा ना रह पाए जो कि हंसे ना। और इसी चीज का उसे सबसे ज्यादा दुख था, क्योंकि वैसे तो वो समों से बोलता था कि कॉमेडी को सीरियसली लो, लेकिन समय गुजरते गुजरते उसने भी कॉमेडी को सीरियसली लेना बंद कर दिया। एंड दैट्स व्हाई वो केंजाकू से सॉरी भी मांगता है, क्योंकि उसने इसी फाइट के दौरान केंजाकू से बोला था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हंसते हो कि नहीं, तुम्हें ये कॉमेडी लगती है कि नहीं, जब तक दूसरों को ये कॉमेडी लग रही है। यानी कुल मिलाकर तकावा के इस एक्शन का रीजन ये है कि केंजाकू भी उन्हीं 1% लोगों में से आता है जो कि उसकी कॉमेडी देख के हंसे नहीं। और जब उसने ये लाइन बोली तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कॉमेडी को सीरियसली नहीं ले रहा। अब तकावा को सिर झुका के सॉरी मांगते हुए देख केंजाकू शॉक, और बंदा इसी सोच में कि ये बंदा कितनी ज्यादा प्रॉपरली सॉरी मांग रहा है। और इसी के बाद केंजाकू अपने ही मन में ये भी रिवील करता है कि उसे 20 साल लगे थे इस पोजीशन के साथ सॉरी मांगने में। और जैसे ही केंजाकू के माइंड में ये चीज आती है, केंजाकू भी लाइक वेट व्हाट एम आई सेइंग। अब तुम्हें इस चीज से कुछ समझ में आया कि केंजाकू जैसा बंदा भी किसी से सॉरी मांग चुका है ऐसे सर झुका के। और ये तीसरी बार था कि केंजाकू के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था इस फाइट में। और ऐसा जनरली विलेन के साथ तभी होता है जब उसका एंड नजदीक हो, इसलिए तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था तुमसे। बाकी मुझे यही लगता है, तुम्हें क्या लगता है लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद वही सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, तकावा केंजाकू के सामने उससे बोलकर कन्फेस करता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आइडियल हूँ कि नहीं, लेकिन ये सही नहीं होगा कि मैं 99% लोगों को हंसा दूं लेकिन 1% रह जाए। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो डिसाइड करता है दैट ही विल मेक केंजाकू लाफ सो हार्ड कि उसका पेट दर्द करने लग जाए। और यही चीज तकावा का ब्रांड है। ये सुन के केंजाकू भी लाइक इज दैट सो, लेट्स सी यू ट्राई। और ऐसा कहते हुए हम केंजाकू के मुंह पे एक्साइटेड लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी तकावा की टेक्निक फिर से काम करने लगी है। और जहां तकावा का पास देखने के बाद हमें ये लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन उल्टा ये फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जो कि ऑनेस्टली काफी ज्यादा बोरिंग है। मैंने खुद ने स्किप किया है, इसलिए मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ। हम देखते हैं केंजाकू को स्पेशल ग्रेड कर्स का यूज करते हुए, लेकिन तकावा सिर्फ एक ट्रक के थ्रू उस कर्ज को पेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केंजाकू एक पुलिसमैन बन जाता है और तकावा की रिपोर्ट लिखने लग जाता है, क्योंकि उसने ट्रक से एक एक्सीडेंट किया है ना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि ये दोनों डॉक्टर बन के एक मरी हुई मछली को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इतने में केंजाकू एक नर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर ये दोनों नाचने लग जाते हैं अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। देन उसके बाद रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं। फिर देन इसके बाद क्विज कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और ऐसे ही काफी सारी चीजें करते करते एक दूसरे के साथ बीच पर समुद्र में खेलने लग जाते हैं, पानी फेंकने लग जाते हैं एक दूसरे पे। और जब ऐसा हो रहा होता है ना, वो काफी ज्यादा खुश होता है, वो काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है कि उसने कलिंग गेम शुरू किया। उसका बेस्ट डिसीजन मानता है वो लाइफ का ये। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और ये दोनों सूट में अपीयर हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, दोनों ही कॉमेडी शो में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं। अब इसके दौरान जो कॉमेडी होती है यानी जोक्स पढ़ते हैं, वो जापानीज लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये बने हैं ना। तो इसलिए हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर मैं पढ़ के ही बताऊं तो मैं एक्सप्लेन भी करूं। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तो तभी तकावा अचानक से चुप हो जाता है, जिसपे केंजाकू बोलता है हे यू ओके, जिसपे तकावा बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चीज मैं करना चाहता था वो फाइनली मैं कर रहा हूँ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर लोगों को हंसा रहा हूँ। इनफैक्ट इस बंदे की फैन गर्ल्स भी बन चुकी हैं, इसलिए बंदा रुकना नहीं चाहता। वो ये चीज जो केंजाकू के साथ कर रहा है करते रहना चाहता है। अब तकावा को ऐसे रोते हुए केंजाकू बोलता है डोंट क्राई यू विल स्पॉइल द मूड। और तभी अचानक से तकावा इस स्पेल को, ये सारा जो शो हो रहा था, इमेजिन वो कर रहा था, इसको अनेबल कर देता है, यानी ये शो खत्म कर देता है। और पता नहीं क्यों ऐसे लेट जाता है मानो उसने अपनी लाइफ का गोल फुलफिल कर लिया हो। जिसपे केंजाकू भी हंसते हुए बोलता है उससे यू वर हिलेरियस अप देयर। इसके बाद हम सब के लिए और केंजाकू के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चीज होती है। यूटा अचानक से उसके पीछे अपीयर होता है और उस पर स्वॉर्ड के थ्रू अटैक कर देता है। इसको रोकने की कोशिश तो करता है केंजाकू अपने एंटी ग्रेविटी रिवर्सल के थ्रू, लेकिन ऐसा वो करने में नाकामयाब रहता है और यूटा उसका गला धड़ से अलग कर देता है। और जब उसका सिर गिर रहा था तो वो इसी सोच में था ये यूटा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी तब जब मैं समो की कर्स एनर्जी पे ढंग से नजर रखे हूँ।
स्पेशली यूटा की, जिसके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि इस सब के पीछे थकावा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके शो में इंटरप्शन लाए। सो दैट्स व्हाई उसने हर तरीके के बाहर के चेंजेस को ब्लॉक कर दिया था अपनी इमेजिनेशन दुनिया में, जहाँ पर कि वो फाइट कर रहे थे। इसके बाद गिरते हुए ही किंजाकू अभी भी जिंदा था और यूटा से पूछता है, क्या यही प्लान था तुम सबका शुरुआत से ही? तो इस पर यूटा क्लियर करता है, और क्या, क्योंकि तकावा-सान किसी को मान नहीं सकते ना, तो किसी ना किसी को तो आना ही था तुझे खत्म करने। रिप्लाई में किंजाकू बोलता है, अच्छा दैट मेक्स सेंस। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि इतनी एंड में आने के बाद मेरा ये हाल हुआ है, लेकिन स्टिल माई विल बी पास्ड ऑन। एंड दैट्स हाउ जेजेके के बिगेस्ट मैनिपुलेटर का एंड होता है। काफी शॉकिंग एंड था, किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये वन शॉट हो जाएगा, बट हुआ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक जरूर करना अच्छी लगी हो तो, और अगर ऐसी ही लंबी वीडियो किसी एक कैरेक्टर पे चाहिए तो कमेंट्स बताओ किस कैरेक्टर पे चाहिए, बना दूंगा। लेकिन हाँ, वही कैरेक्टर बताना जिसका कि एंड हो चुका हो, यानी मर चुका हो, तभी कंप्लीट स्टोरी बनाने में मजा आता है। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।